नमस्कार, मैं दीपक मौर्य। हमेशा की तरह आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं, जिसके बारे में अपने भारतवर्ष में सब जगह बहुत ही चर्चा चल रही है। आप अंदाज कर सकते हैं, ये विषय है बढ़ाई हुई पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी सभासदों के लिए एक अच्छी खबर दी है। लेकिन वो अच्छी खबर के बारे में काफी आजकल चर्चा चल रही है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग आप सबके लिए आपके सवाल और हमारे जवाब इस स्टाइल में आज का वीडियो लेके आए हैं। हमने कोशिश किया है कि आपके हर सवाल का जवाब शायद इसमें मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी को डाउट है तो हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं, उसके सबके लिंक भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021, 22 और 23 में काफी कुछ क्लैरिफिकेशन डिसीजन दिए हैं हायर पेंशन के बारे में। तो क्या आप खुद जांच कर सकते हैं कि आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है क्या? इसके बारे में आप खुद इसके ऊपर देख लो, क्योंकि आपके सब सवाल के जवाब अभी तक अपडेटेड दिए हमने। पहला सवाल सबको यह आता है, ठीक है ये तो सब आया है, लेकिन ये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? वो तिथि अभी तक 2 बार बढ़ाई है। अभी की लेटेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 3 मई 2023। लेकिन ये भी बदला जा सकता है, क्योंकि आज भी किसी के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, आगे कैसे प्रोसेस करें। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जो सभासद 1/9/2014 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या अब वो विकल्प चुन सकते हैं? तो उसका जवाब यह है, जो लोग 1/9/14 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे अब विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। यदि उन्होंने अपनी सेवा के अवधि में उच्च पेंशन का विकल्प चुना था और ऐसे विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार किया गया था, इसके लिए आपको मालिक के साथ दोनों के मिल के सिग्नेचर से एक ज्वाइंट एप्लीकेशन का प्रोसेस था। अगर यह सब हुआ है और उन्होंने अगर रिजेक्ट किया है तो आपको जरूर मिलना चाहिए। आगे का सवाल यह है, जो लोग 1/9/14 के बाद निवृत्त हुए, क्या वो अब ये विकल्प चुन सकते हैं? उसके बारे में यह है, वे अब विकल्प चुन सकते हैं यदि वे वास्तविक वेतन पर ईपीएफ में योगदान कर रहे थे और 1/9/14 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझ के लेना है। आगे का प्रश्न ऐसा है, जो आज की सिचुएशन में काम करते हैं उनके बारे में विकल्प क्या है? ये भी आज के मेंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि सदस्य 1/9/14 से पहले शामिल हुआ है पेंशन के लिए और अब वो कंटिन्यू है सर्विस में, तो विकल्प चुन सकते हैं यदि वे वास्तविक वेतन पर ईपीएफ में योगदान कर रहे थे
और 1/9/14 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था। सब समझ लो, थोड़ा थोड़ा फर्क है हर चीज में, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे का प्रश्न ऐसा है, जो सदस्य 1/9/14 के बाद मेंबर हो गए हैं, क्या वो अभी हायर पेंशन के चुनाव के पात्र है? उसका सिंपल जवाब है नहीं, आप नहीं चुन सकते। अभी इसके बारे में ज्यादा तो बात करना ठीक नहीं, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आगे का और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पैरा 26 के तहत विकल्प अब चुनने के लिए अनिवार्य है? यह आप ध्यान से समझ लो। हाँ, वो कर सकते हैं। उच्च पेंशन विकल्प केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब कोई सदस्य अपने वास्तविक वेतन पर ईपीएफ के लिए पैरा 26 के तहत विकल्प का प्रयोग करके योगदान दे रहा है, जिस तारीख से वेतन वैधानिक सीमा से अधिक हो गया, तभी से यह आदमी कर सकता है। हमने तो ये पॉसिबल सब सवालों के जवाब देने का कोशिश किया। अभी इसका संक्षिप्त में हम आपको बोलते हैं कि शॉर्टकट में आप भी समझ सकते हैं कि इन ब्रॉड सेंस बोलते हैं कि क्या आप एलिजिबल है। पहला यह है कि कौन ये विकल्प चुन सकता है, तो उसका यह है, वे लोग जिन्होंने 1/9/14 से पहले छोड़ दिया है सर्विस और अपनी सेवा के दौरान चुना लेकिन ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार किया गया। हमने पहले भी देखा है, जिन्होंने कोशिश की लेकिन वो स्वीकार नहीं किया ईपीएफ डिपार्टमेंट ने, और उसका रिकॉर्ड है उनके पास, वो कर सकते हैं। जो 1/9/14 को या उसके बाद सेवा में है और यदि वे वास्तविक वेतन पर ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना है, वो भी इसके लिए पात्र है। अभी यह हमने तो शॉर्टकट में देखा कि विकल्प के लिए कौन पात्र है। अभी कौन पात्र नहीं है ये भी शॉर्टकट में देखते हैं हम लोग। जो सभासद वैधानिक सीमा पर ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं वो भी पात्र नहीं है। जो 1/9/14 से पहले बिना किसी विकल्प का प्रयोग किए चले गए वो भी पात्र नहीं है। नेक्स्ट है, जिन्हें 11/3 के तहत विकल्प दिया गया था लेकिन 11/14 के तहत 1 वर्ष के अंदर उन्होंने नवीनीकरण नहीं किया है, मतलब वो रिन्यू नहीं किया, वो भी नहीं पात्र होंगे। और जो हमने ऊपर देखा है, जो 1/9/14 के बाद शामिल हुए, ये सब नटशेल में हमने आपको दिया है। इसका और डिटेल में कुछ डेट वाइज हम आपको विवरण देते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें काफी हमने क्राइटेरिया दिया है, आप ध्यान से देखो क्योंकि ये सब इंग्लिश में है और बहुत ही शॉर्टकट में है। अभी पहला कॉलम इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप किस तारीख को निवृत्त हो गए। दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन हायर वेजेस बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जो भी आपके हायर वेजेस थे उसके ऊपर आपने और मालिक ने कंट्रीब्यूशन भरा है। तीसरा कॉलम यह है, आपने हायर पेंशन के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज किया या नहीं, उसका भी जवाब है वो आपका ऑप्शन ईपीएफ डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट किया, इसके बारे में भी हमने एक कॉलम बनाया। और ये सब क्राइटेरिया लगाने के बाद आप उच्च पेंशन मिलने के लिए पात्र है या नहीं। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में देखो आप, पहला कॉलम यह है जो 1/9/14 से पहले रिटायर हो गए लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन हायर वेजेस एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर नहीं पे किया है
ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं किया है, ईपीएफओ को अप्लाई करने का सवाल नहीं, वो पात्र नहीं है। जो 1/9/14 से पहले रिटायर हो गए, लेकिन मालिक और आपने वो हायर वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया, ऑप्शन कभी एक्सरसाइज नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। जो 1/9/14 से पहले रिटायर हो गए, जिन्होंने हायर वेजेस पे ऊपर कंट्रीब्यूशन पे किया है और ऑप्शन जो दिया था वो लिया है आपने 1/9/14 से पहले, लेकिन अगर ईपीएफ डिपार्टमेंट में वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है तो अभी वो हायर वेजेस पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। नेक्स्ट ये है रिटायर्ड बिटवीन 1/9/14 एंड 4/11/22 4/11/22 हायर वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन पे किया है, लेकिन ऑप्शन कभी अप्लाई नहीं किया। उनके लिए पहला डेट था 4 मार्च तक ऑप्शन लेने का हायर पेंशन के लिए, अभी वो बढ़ा के 3 में हो गया, तब तक वो आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके एलिजिबल हो सकते हैं। आगे का है रिटायर्ड बिटवीन 1914 एंड 4/11/22 हायर कंट्रीब्यूशन पे किया है, उन्होंने ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया है 1/9/14 एंड 4/11/22 के बीच में, लेकिन उनका एप्लीकेशन ईपीएफ में रिजेक्ट किया है, तो वो भी हायर पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। आगे का है रिटायर्ड बिटवीन 1/9/14 एंड 4/11/22 बट हायर कंट्रीब्यूशन उन्होंने पे किया नहीं और कभी ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं किया, वो एलिजिबल नहीं है। आगे का है जिन्होंने 1/9/14 के बाद ज्वाइन किया और आज भी सर्विस में है, वो हायर वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, लेकिन ज्वाइंट ऑप्शन कभी लिया नहीं, वो भी 3 मई 23 तक प्रोसेस कर सकते हैं, वो उच्च पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। आगे का है जो लोग 1/9/14 के पहले ज्वाइन हो गए और आज सर्विस में नहीं है, सर्विस में है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन पे किया है, हायर ऑप्शन भी उन्होंने लिया था बट रिजेक्ट किया है डिपार्टमेंट ने, वो एलिजिबल हो सकते हैं। आगे का है ज्वाइन बिफोर 1914 एंड कंटिन्यू इन सर्विस, नॉट पेड हायर कॉन्ट्रीब्यूशंस, कभी भी उन्होंने ऑप्शंस लिया नहीं हायर ज्वाइंट एप्लीकेशन का, वो एलिजिबल नहीं है। और जो लोग 1/9/14 के बाद मेंबर है, वो भी हायर इसके लिए पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यह हमने अनेक डेट्स के हिसाब से ट्राई किया है, आपको इसमें देख सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। आज तक बहुत सर्कुलर है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के, सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ से भी 1-2 डिसीजन है, ये सबका हमारे कमेटी ने बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी किया, अभ्यास किया और उसके बाद हम हमारा ओपिनियन, हमारी रिकमेंडेशन आपको देते हैं। ये हमारी है, कानून में कितना बैठेगा मालूम नहीं, लेकिन आज तक हमने जो भी आपके बारे में बताया वो वही होते आया है। तो ऐसे हैं, पहला सिफारिश यह है, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया और सब क्लियर कर दिया है, फिर भी अभी तक ईपीएफ डिपार्टमेंट के पास कोई प्रोसेस नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, फॉर्मेट्स ठीक से नहीं है। आगे का सिफारिश हमारा यह है, जब तक पारदर्शी प्रक्रिया प्रोसेस ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं होता है, गवर्नमेंट के साइट के ऊपर नहीं आता है,
तब तक कृपया प्रतीक्षा करें। तब तक आप ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस समझ के ले लो, और कोई भी विकल्प का डिसीजन लेने से पहले जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत ले लो। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले सकते हैं तो प्रैक्टिकल लीगल प्रोसेस के अभाव में बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए ऐसी किसी भी ज़्यादा राशि या रकम उनके पास फिर भरना बहुत ही जोखिम का हो सकता है। ध्यान में रखो, नहीं तो आज जो पेंशन मिलता है वो भी शायद आपको नहीं मिल सकता है। आगे का हमारा सिफारिश यह है, न तो ईपीएफओ के पास बहुत पुराने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है और न नियोक्ता के पास पेंशन सदस्य या तो किसी के पास कोई भी ठीक से ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो अंत में अंतिम प्रक्रिया के दौरान व्यवहारिक कठिनाइयों को आमंत्रित कर सकता है, और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स डॉक्यूमेंट रिटर्न्स ना होने की वजह से अप्लाई करने वाले पेंशन सदस्य को परेशानी हो सकती है। इसीलिए कृपया उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के बारे में जल्दबाजी मत करो। और भी काफ़ी हमारे पास डाउट्स आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, ईमेल आते हैं, कमेंट आते हैं। अभी तक ऐसा भी हुआ है, देखो बहुत से कारखाने व्यवसाय बंद हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो वो प्रोसेस में एम्प्लॉयर के पास जाता है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर आपने जो भी सबमिट किया है वो एक्सेप्ट करता है और उसकी जिम्मेदारी वो लेता है। वो भी इस स्थिति में नहीं है कि इसके बारे में क्या करे, क्योंकि उनके पास भी बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पुराना रिकॉर्ड कुछ भी नहीं चलेगा। जो उन्होंने पहले जो विवरण पत्र भेजा है डिपार्टमेंट को, उसको रिटर्न बोलते हैं या लीगल स्टेटमेंट होते हैं, वो अगर नहीं है तो बहुत ही मुश्किल में सभी आ सकते हैं। और इसका जवाब आज भी ना गवर्नमेंट के पास है, ना प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के पास है, ना मालिक के पास है, ना आपके पास है। हम बात करते रहते हैं लोगों से, काफी पेंशन सदस्यों के पास अपने पुराने मूल रिकॉर्ड नहीं हुए। इस तरह सरकार, मालिक और ईपीएफओ विभाग को समाधान निकालना होगा, तभी सदस्य को उच्च पेंशन मिल सकता है। यह सबका सॉल्यूशन, समाधान निकालना है सबको मिलके, तभी आपको उच्च पेंशन के बारे में सब लोग सोच सकते हैं और आपको शायद ही मिल सकता है। आगे की सिफारिश है, सदस्य और मालिक द्वारा जो भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होता है, आगे का प्रोसेस है कि उसको पीएफ डिपार्टमेंट ने अप्रूव करना पड़ेगा। वो भी जब तक नहीं होता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक समस्याएं हैं, और आज के सिचुएशन में कोई नहीं बता सकता कि सही उत्तर खोजने में कितना समय लग सकता है। इसलिए आप पेशेंस रखो। इसीलिए जल्दबाजी मत करो। उच्च पेंशन का अपना निर्णय खुद सोच समझ के ले, किसी का मत सुनो। और इसके ऊपर भी अगर आपको कोई भी संदेह है तो हम आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन आप हमको ईमेल लिखो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको मदद करने की चेष्टा जरूर करेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखिए, 2 बार देखो, समझ लो। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। बाकी दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।